ऐसे कैंसर्स के जिनके पार्ट्स इजीली रिमूव कर दिए जाएं तो वो कंट्रोल आप वैसे ही कर सकते हैं। जो मेडिसिन्स होती हैं और जो स्कैन्स भी होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर से रिलेटेड मेडिसिन, जब हम न्यूक्लियर का नाम लेते हैं ना तो पता नहीं, हम कहते हैं पता नहीं किस चीज़ से कैसे एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटम स्प्लिट करने से, उससे टरबाइन चला रहे हैं बस। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। यूरेनियम पाकिस्तान के अंदर लोकली अवेलेबल हैं, लेकिन हम अभी यूज़ नहीं कर रहे सिवाय अपने कुछ पावर प्लांट्स पे। देयर आर लाइक मैनी रिस्क्स इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें चैलेंज ये होता है ना कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उसको कंट्रोल रखना होता है। जो पावर प्लांट है वो भी फिजन एनर्जी है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब जब एक रिएक्शन हो जाता है तो अनकंट्रोल है, जबकि एक रिएक्टर जो है वो कंट्रोल्ड है। अगर जस्ट इन केस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, अगर इफ़ दिस वन पर्सन, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर ये ट्रैवल ना करते, इनिशिएटिव ना लेते, तो फिर भी गैप रहता? नहीं, काम मेरा एक नज़रिया है और वो नज़रिया यह है कि काम आपका कभी नहीं रुकता। अच्छा, हो सकता है कि प्रॉपर शख्स ना मिले तो काम लेट हो जाए, राइट, लेकिन दूसरा शख्स आके करेगा, काम करता है। हर एक फील्ड में एक आदमी तो था नहीं हमारे यहाँ हर फील्ड में बहुत लोग थे, 4-4, 5-5, 6-6 PhD 6-6 काम करने वाले, लेकिन कोई उनका लीडर था, कोई यानी मेन बंदा था जिसके गिर्द घूम रहा था। तो ऐसे ही हर प्रोग्राम मेन बंदों के गिर्द घूमता रहा, लेकिन बहुत लोग थे काम करने वाले, एक दो नहीं था। तो किसी एक को इस तरह से क्रेडिट नहीं दे सकते, बहुत से लोगों को बहुत से नाम हैं जिनको आप क्रेडिट दे सकते हैं। एंड वर यू पार्ट ऑफ दैट टीम जब ये सारी कश्त चल रही थी? नहीं, मैं ज़्यादातर ओपन साइट पे रहा, क्लासिफाइड साइट पे नहीं रहा। राइट। ये हमारे यहाँ क्लासिफाइड साइट कहलाती है, और ओपन साइट ये है कि जब मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन किया तो आई वॉज ए केमिस्ट वर्किंग एट पिंस्टेक ओपन साइट। फिर वहाँ से फिर मैं हेडक्वार्टर चला गया एज ए डायरेक्टर बायो साइंसेस, और वहाँ जाके भी ओपन साइट मेरे साथ रहा तकरीबन। वहाँ जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त हमारे यहाँ 4 एग्रीकल्चर सेंटर्स, 1 बायोटेक्नोलॉजी सेंटर और तकरीबन 10 कैंसर हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने 10 से लेकर 19 तक ले गया उन्हें। उसमें मेरा ज़मीन लेना उनके लिए, क्योंकि ज़मीन लेना एक मुश्किल तरीन काम है। वो ये काम ये है कि एक्चुअली हम ये करते हैं कि ज़मीन लेते हैं प्रोफेशनल गवर्नमेंट से, ताकि उनकी जो स्टेक होल्डर्स काउंट हों, वो एक उनकी इंटरेस्ट हो उसमें, तो ज़मीन उनसे लेते हैं। उसके बाद जो सारा यानी फाइनेंशियल वो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर है करते हैं। तो ऐसे मैंने 9 हॉस्पिटल बनाए, कुछ कैंसर हॉस्पिटल। और पाकिस्तान में लगभग कितने कैंसर हॉस्पिटल? लगभग इस वक्त तो कोई 35 के करीब फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं कैंसर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। राइट। ये लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे आजकल भी वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना कि शौकत खानम का 3रा कैंसर हॉस्पिटल। तो इस वक्त 35 के करीब फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं, 20 तो फुल फ्लैज एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स हैं। राइट। और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के हवाले से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, अगर आप कैंसर और कैंसर डायग्नोसिस पे काम करें, एक डिफाइंड वो हैं गैजेट्स हैं जो काम आते हैं। मसलन अगर न्यूक्लियर मेडिसिन है, यू आर वर्किंग ऑन डायग्नोसिस, यू वर्क गामा कैमराज एंड ऑल दीज थिंग्स। गामा कैमराज सब एक हैं और दुनिया में सिर्फ 3 या 4 कंपनीज हैं जो गामा कैमराज बनाती हैं, तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। तकरीबन सबके पास एक तरह के चीज़ें होती हैं। मशीनरी जो है वो मोर और लेस सेम ही है सबके हाँ पास। और उस पर टेक्निकल लोग जो हैं उनकी किस तरह ट्रेनिंग हुई है और कैसे हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो भी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, ज़बरदस्त हैं। सब लोग MBBS हैं जिनको हम लेते हैं, फिर उनको MS रेडियोथेरेपी, MS ऑन्कोलॉजी वगैरह कराते हैं, फिर वो इंडल्ज होते हैं, और कई लोग बाहर से करके आते हैं। अच्छा। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। राइट। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है और वो ये है कि जितने भी एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम
तकरीबन 80 to 90% फ्री करते हैं इलाज. अच्छा. ये सपोर्टेड बाय ज़कात फंड, सपोर्टेड बाय सम आवर फंड्स, और इस तरह से हम करते हैं. और हम एक जो और भी बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि हम ऐसे नहीं करते कि स्टेज 1 और 2 का कैंसर पेशेंट ले लें. हम स्टेज 3 स्टेज 4 में भी कैंसर पेशेंट लेते हैं. Right. क्योंकि उनको ज़्यादा, वो इतनी तकलीफ़ में होते हैं, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उनकी पैलेटिव केयर करें. तो हम उस स्टेज में भी कैंसर पेशेंट लेते हैं और देखते हैं. और हम वाहिद हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान के जो हर स्टेज में कैंसर पेशेंट लेते हैं और ट्रीट करते हैं. और जियोग्राफिकली जो है ये हॉस्पिटल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? नहीं, जियोग्राफिकली पहले तो हमने ये सोचा और वो करते रहे कि हर 100 किलोमीटर के बाद एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए. और क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो लोग ट्रैवल करके आते हैं गांवों से. और जब ट्रैवल करके आते हैं तो कैंसर का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वैसे ही एक्सपेंसिव है. दूसरे वो ट्रैवल करके आते हैं तो जिस जगह आते हैं वहाँ रहने की उनको प्रॉब्लम होती है, सब कुछ है. तो बेसिकली मैंने अपने ज़माने में एक प्रपोज़ल फॉरवर्ड किया था जो था कि हर 100 किलोमीटर पे एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए. राइट. इसके तहत हमने काम शुरू कर दिया था. फिर एक और हमारे जहन में आया कि 100 कैंसर हॉस्पिटल 100 किलोमीटर पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम कुछ अगर फासला बीच में करके रेडियोथेरेपी सेंटर्स करीब करीब बना दें जो और भी कम फासले पे हों. उसका ये है, होता ये कि डायग्नोसिस तो एक दफ़ा होती है. राइट. लेकिन उसके बाद अगर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बताती जाए तो वो 8 या 9 होती हैं एक शख्स की, 7 होती हैं, 6 होती हैं, डिपेंड करता है, उसको इतनी दफ़ा आना पड़ता है. लेकिन अगर वो कम फासले पे हो तो वो इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग करीब हैं. ट्रैवल करना फिर रहना उस जगह, और जब जाके रहना किसी दूसरे शहर में ईजी तो नहीं है. तो इस तरह से आप उनके पैसे बचा सकते हैं. तो ये थिंकिंग थी. बल्कि एक तो इसमें यह सिलसिला भी मैंने अपने ज़माने में शुरू किया कि जो अपना मोबाइल ब्रेस्ट केयर क्लिनिक्स, कि हम ऐसे मोबाइल क्लिनिक्स बनाएं जो DHQ हॉस्पिटल्स पे जाके हफ्ते में एक दिन खड़े हो जाएं, और जो डॉक्टर वहाँ से केसेस रेफ़र करें स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल सब टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, केसेस वहाँ से रेफ़र होते हैं. तो अगर वहाँ से रेफ़र करें तो वो मोबाइल यूनिट्स वहाँ खड़े होंगे, वो उनको स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर स्क्रीनिंग में आपको नज़र आए कि नो दे नीड ट्रीटमेंट, दे नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो आप उनको भेजते हैं बड़े सेंटर में ले आएँ. लेकिन उनके पैसे तो नहीं खर्च होंगे, वो वहीं का वहीं स्क्रीनिंग हो जाएगी. जो स्क्रीनिंग से निकल गया वो ठीक है, जो नहीं निकल गया वो वापस जाएंगे. राइट. चले जाए बड़े हॉस्पिटल में, उनको रेफ़र कर दिया जाएगा. दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि बेसिकली हमारे पास देयर आर सफिशिएंट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान. नहीं, सफिशिएंट नहीं, ये बात ना कहें, सफिशिएंट नहीं. हाँ हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि है नहीं है हॉस्पिटल है. आपका अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि जी ये वाहिद हॉस्पिटल है, ये तीसरा हॉस्पिटल. नो, दे आर 20 के करीब तो न्यूक्लियर मेडिसिन यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों फैसिलिटीज़ हैं, और उससे ऊपर 35 के करीब हैं टोटल मिला के, जिसमें किसी में डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ हैं, किसी में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, और किसी में दोनों ही हैं. ऐसे और भी सेंटर्स हैं. तो वो हॉस्पिटल तो कैंसर हॉस्पिटल तो नहीं कहलाते, लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ हैं मौजूद, तो वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं. लेकिन जो पेशेंट्स की तादाद है उसके लिहाज से अभी हमें तकरीबन जब हम डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में ज़्यादा है, तो ट्रीटमेंट में हमें एस्टिमेटेड है कोई 60 के करीब फैसिलिटीज़ और चाहिए ट्रीटमेंट के लिए. अच्छा. तो ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी जो वेटिंग टाइम है फॉर द पेशेंट वो बहुत ज़्यादा है, और कैंसर के पेशेंट को इतना वेटिंग टाइम नहीं दिया जाता. उसको जब ट्रीटमेंट कर रहे तो उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करनी होती है. तो हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि सबको राइट अवे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, और वो तो
क्योंकि हमारे यहाँ कोई कम तादाद नहीं है पेशेंट्स की, जैसे कि कैंसर के सिलसिले में जैसे ब्रेस्ट कैंसर ही ले लें, उस सिलसिले में जो है वुमेन पॉपुलेशन इज़ लाइक 51-52% ऑफ आवर कंट्री, जिसमें से जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी अकरेंस जो है वो 31-32% है। 31-32% ऑफ द होल पॉपुलेशन? होल नहीं, वुमेन पॉपुलेशन 52 हो गई ना, तो उसका तो 52% जो का पॉपुलेशन 31% है। ओह, दैट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि यही नंबर तकरीबन अमेरिका में है, सब जगह है। हैं उनके यहाँ तो आप ये कह देते हैं कि फ़ास्ट फूड लेने की वजह से ये वो, हमारे यहाँ थोड़ा निगलेजेंस की वजह से है, थोड़ा अवेयरनेस की वजह से ज़्यादा तादाद, क्योंकि कई कैंसर ऐसे हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। इनको आप इनिशियली अगर डायग्नोज हो जाए अर्ली स्टेजेस में तो यू कैन डू द ट्रीटमेंट एंड यू कैन सेव द पेशेंट। लेकिन ये तो बात है ना रिपोर्टिंग, अवेयरनेस होने की। तो इसीलिए मैं जो मेरे आजकल मेरी फील्ड है जिस पे मैं काम करता हूँ वो ये है कि साइंस कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन आप भी करते हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ द फैक्टर विच हेल्प्स द जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हमारे यहाँ बेइंतहा कमी है कि जनरल पब्लिक को समझ ही नहीं आता, चाहे आप क्लाइमेट चेंज ले लें, चाहे आप एनर्जी ले लें, चाहे आप कुछ ले लें, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। राइट। साइंस जो साइंटिस्ट है, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि साइंटिस्ट थोड़ा सा शाय होता है, मे बी कह लें आप। तो साइंटिस्ट को वो शाय होता है, और वो कई दफ़ा शाय भी नहीं, कई दफ़ा वो ये इस तरह से सोचता है कि मैं ये फैक्ट जो है जनरल पब्लिक को बता के क्या करूँगा। राइट। लेकिन जो चीज़ें ये सामने आती जा रही हैं, मसलन जब हम SDG पे ज़ोर दे रहे हैं, उसके बाद हम पोल्यूशन पे ज़ोर दे रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो बेसिकली ये नज़र आता है कि साइंटिस्ट जो है वो कन्वे नहीं कर सका आसान ज़बान में टू द जनरल पब्लिक कि ये प्रॉब्लम है। अगर आसान ज़बान में वो कन्वे करे तो अवेयरनेस डेवलप हो जाए, तो उसमें क्लाइमेट चेंज जैसे जो चीज़ें हैं वो इजीली कंट्रोल हो सकती हैं। आपने जो ब्रेस्ट कैंसर की हवाले से जो बात की, तो उसमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आमतौर पे क्या चीज़ें बताई जा सकती हैं लोगों को? जी, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो एक वीक्स बनाते हैं, बल्कि उसके अलावा भी दे आर ओपन ऑल द टाइम कि किसी सेकेंडरी स्कूल्स में, टेरिश जो छोटे स्कूल्स हैं, मिडिल के स्कूल हैं या मैट्रिक से ऊपर है, सेकेंड ईयर तक है, वो जाते हैं, डॉक्टर्स वहाँ अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं। और उसमें आमतौर पे लाइक प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उसमें प्रिकॉशंस भी हैं, और उसमें ये भी है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता आपको कैंसर है कि नहीं है। Right. आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं। मसलन छाती में कोई गुठली नज़र आए या कुछ आया, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको आगे जाके चेक करवा सकते हैं। देयर ईजी प्रोसीजर्स। राइट। तो उसी स्टेज पे आप उसको देखना शुरू करें। ये देयर सिंपल प्रोसीजर्स, वेरी सिंपल प्रोसीजर। उसके बाद एक मखसूस मशीनें भी हैं जिनके बाद वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसमें मेमोग्राफी वगैरह। और वैसे भी एक तालीम दी जाती है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो आप जब आपके यहाँ लड़की हैं 18 साल की हों, 20 साल की हों, तो 18-20 साल में आप उनको चेकिंग कराना, स्क्रीनिंग कराएं। राइट। तो वो चांसेस होते हैं कि उस फैमिली में होते हुए हो सकता है आपको चांसेस हों, तो स्क्रीनिंग कराएंगे। जब आप स्क्रीनिंग कराएंगे तो आप चांसेस डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सब अवेयरनेस का हिस्सा है। और अर्लियर आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाती है तो डेफिनेटली अर्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ऐसे कैंसर्स के जिनके पार्ट्स इजीली रिमूव कर दिए जाएं। राइट। तो वो कंट्रोल आप वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स रिमूव हो सकते हैं। वो तो कैंसर इजी हैं कंट्रोल करने, जो जैसे पार्ट्स में होते हैं जो पार्ट्स आप रिमूव कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। ये भी अर्ली स्टेजेस में बेनिफिट है, बाद के स्टेजेस में नहीं होता। और जो कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो
जो मेडिसिन्स होती हैं और जो स्कैन्स भी होते हैं, उसमें जो न्यूक्लियर से रिलेटेड? जी, स्कैन्स तो ज़्यादातर हम जो होते हैं या डायग्नोसिस होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेडिसिन, और उसमें यूज़ करते हैं गामा कैमरास। अच्छा। गामा कैमरास वो रेडिएशन ही होती है जिसके ज़रिए से वो रेडिएशन दे के और वो पार्ट्स उनको देख सकते हैं, जैसे एक्सरेज होते हैं ना, इस तरह से वो पार्ट्स नज़र आने लगते हैं। कई दफ़ा उसमें आप आइसोटोप्स देते हैं ताकि वो क्लियर नज़र आने लगे सब कुछ है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर मेडिसिन है। फिर उसके बाद वो डिफ़ाइन करते हैं जो पार्ट्स अगर रिमूवेबल है रिमूव करा देते हैं, नहीं उसके बाद नहीं तो वो ज़्यादातर पहले जो डायग्नोसिस पे लेके जाते हैं वो कीमोथेरेपी पे लेके जाते हैं, यानी बाय मेडिसिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाय मेडिसिन अगर नहीं कंट्रोल हो, कीमोथेरेपी की एक तादाद है जो देते हैं, अगर नहीं हो तो उसके बाद रेडियोथेरेपी पे ले जाते हैं। तो रेडिएशन में हमारे यहाँ वर्क हॉर्स 2-3 तरह की रेडिएशन हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो देते हैं। जो वर्क हॉर्स कहलाता है कैंसर्स में वो कोबाल्ट-60 है, उससे रेडिएशन दे कर जो और प्रिसाइज देना होता है उस पर और जो और प्रिसाइज आपको आइसोटोप यूज़ करने पड़ते हैं उस पर और प्रिसाइज ट्रीटमेंट है। पेट कैमरास हैं, दूसरे हैं साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स हैं जो देते हैं उनको उसके ज़रिए से। और फिर एक और थेरेपी आ गई है जिसमें कि हाई डोजेस देकर कंट्रोल किया जाता है, वो इसके अलावा है। आपका चूँकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा क्लाइमेट से रिलेटेड भी रहा है और जो एनर्जी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है इसमें किस तरह से इसको आमतौर पे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है? हाँ, देखें, जब हम न्यूक्लियर का नाम लेते हैं ना तो पता नहीं हम कहते हैं पता नहीं किस चीज़ से कैसे एनर्जी इट इज़ अ हेल ऑफ अ वे। जो बहुत छोटी सी बात है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कह रहे हैं। बहुत छोटी सी बात यह है कि हम हर हालात में हमें टरबाइन चलाना टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन पानी से भी चल सकता है तो हम हाइड्रल एनर्जी कहते हैं। टरबाइन न्यूक्लियर एनर्जी जो पैदा हो रही है उससे भी टरबाइन चल सकता है। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटम स्प्लिट करने से उससे टरबाइन चला रहे हैं बस। एटम्स को स्प्लिटिंग जो है वो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, राइट। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना। तो वो जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो एनर्जी आगे चल के आप उसको वो ही कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके और आप टरबाइन चला रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर बट डेंजरसली नहीं कहें बल्कि प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, आप ये कह लें। सो उसमें पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, राइट, जो न्यूक्लियर हमारे पास 3 तो चश्मा में हैं पावर प्लांट जो 440 मेगावाट्स के हैं, और चौथा 4 हैं, बल्कि 4 चश्मा में हैं, और 5वां हमारा लग रहा है चाइनीज़ के, उससे अभी ऐलान कर दिया, अप्रूवल आ गई है, वो 1200 मेगावाट का है। अच्छा, और इसके अलावा 2 कराची में हैं K2 और K3 के नाम से, और वो 1,000 मेगावाट के हैं। और आमतौर पे इसको हम क्लीन एनर्जी कंसिडर करते हैं, राइट? जी, क्लीन एनर्जी ये COP28 तक, अच्छा, तो ये काउंटेड होती थी न्यूक्लियर एनर्जी एज ए रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। लेकिन COP28 जो हुई उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, यानी इवन एक ग्रेड हायर कर दिया। तो इट इज़ अ ग्रीन एनर्जी, काउंटेड एज अ ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी काउंटेड एज अ ग्रीन एनर्जी, राइट। और इसमें आई रिमेंबर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि देयर आर लाइक मैनी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। सो यूक्रेन में जिस तरह 1986 में चेर्नोबिल का जो वाक़या हुआ था उसमें वो लीकेज आई थिंक वो उसमें पावर प्लांट में आ गई थी, राइट, और जो सारा एरिया था वो रेडियो एक्टिव हो गया एंड टिल डेट वो अभी तक हाँ, मगर उसको बंद कर दिया गया था और सब कुछ। देखिए, उससे अगर आप डाटा देखें ना तो नुकसान कोई नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें चैलेंज ये होता है ना कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उसको कंट्रोल रखना होता है। देखिए फ़र्क है, यही एक समझने की बात है कि जो पावर प्लांट है वो भी फिजन एनर्जी है और फिजन से ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन
एटॉमिक बॉम्ब जब एक रिएक्शन हो जाता है तो अनकंट्रोल है, जबकि एक रिएक्टर जो है वो कंट्रोल्ड है, राइट कंट्रोल सिस्टम है। आप बाकायदा उसको कंट्रोल करते हैं कि कितने टाइम पे वो चला, कब बंद कर दिया। उसमें रॉड सिस्टम्स होते हैं, अब हैवी रॉड्स डालते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो आप रिएक्टर बंद कर देते हैं, राइट तो वो आपके कंट्रोल में होता है। इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। जबकि एटॉमिक बॉम्ब एक दफ़ा चल जाए तो कंट्रोल नहीं होता। जो डाटा कलेक्टेड है ना वो बड़ा मज़ेदार है। अच्छा साल में अगर डेथ रेट काउंट किया जाए ना हर किस्म के प्लांट्स पर, अच्छा जी जी, राइट तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट कोल प्लांट्स पर है। अच्छा और ये बिकॉज ऑफ के वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं या जो स्मोक है कोल वो प्लांट है, health कोल hazards प्लांट पे हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड दूसरे भी हैं, उसमें सब कुछ है। और सबसे कम रेट 0.25 जो है साल में जाके वो पावर प्लांट्स पे है, न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर प्लांट सबसे नीचे है, अच्छा इवन लाइक जो हाइड्रो पावर प्लांट है उससे भी नीचे उससे भी नीचे है। अच्छा राइट तो ये एक कंसेप्ट है जो लोगों को आईईए की तरफ तो पब्लिश्ड है ये डाटा राइट कि कोल प्लांट पे इतनी डेथ्स होती हैं, इतने मेगावाट प्रोड्यूस, तो उसमें सबसे चौथे पांचवें हाइडल के बाद न्यूक्लियर आता है। और आई रिमेंबर कि आई थिंक डॉक्टर समर मुबारक का एक वो बयान था एक टाइम पे, मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि कोल के जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में वो इतने ज़्यादा हैं कि पता नहीं कितने सालों तक जो है हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उससे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट राइट। जी, एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि वो ऐसी एटमॉस्फेयर में मौजूद है जिनको निकालना ज़रा मुश्किल है। अच्छा और दूसरी बात यह कि उनमें दूसरे कंटेंट, सल्फर कंटेंट्स, ये कंटेंट्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से उतने फीसेबल नहीं हुए। हमें अच्छा कोल के डिपॉजिट मिल जाएं तो फीसेबल होंगे। अब हम एनर्जी मिक्स की बात करते हैं तो दुनिया का एनर्जी मिक्स भी 62-63% है। पाकिस्तान का भी जो फोसल फ्यूल एनर्जी मिक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये है कि हमारा फोसल फ्यूल 62-63% है। राइट दूसरे मुल्कों में भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें भी 62-63 के करीब जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो परसेंटेज फोसल फ्यूल में ऑयल और कोल की है वो ज़्यादा है। दूसरी कंट्रीज़ में गैस और की ज़्यादा है, तो इसलिए वो पोल्यूशन कम होती है बनिस्बत हमारे यहाँ जो कोल हम यूज़ करते हैं उसमें कोल और इसका हिस्सा ऑयल का ज़्यादा है। हमारे यहाँ तकरीबन अब 60% फोसल फ्यूल है, 19 to 20 हाइडल है और 9% न्यूक्लियर है और 6% रिन्यूएबल एनर्जी है। इस तरह से है अच्छा एनर्जी में। तो 6% जो है दिस इंक्लूड्स जो लोगों ने प्राइवेट अपने घरों जो पे ये सोलर और वो सब लगाए कुछ है, सोलर है, विंड है, इसमें ये सब Right. कुछ है। ओके लेकिन एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा विंड कॉरिडोर बहुत छोटा है। अच्छा एक तो बात ये है। दूसरे विंड कॉरिडोर में जब आप विंड की बात करते हैं तो उसमें भी आप बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अच्छा और बैटरीज में वही बात है कि लिथियम यूज़ करते हैं, दूसरे यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। ओह सो दैट्स इंटरेस्टिंग। आई रिमेंबर लाइक टॉकिंग टू समबडी रिगार्डिंग दिस कि मेरे से ही शायद आपसे बात हो रही थी कि जो बैटरीज हैं वो दे देमसेल्व्स आर डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट। ऐसे ही सोलर पैनल्स का है, जो मैंने बात की थी आपको। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफरेंट गैसेस यूज़ होती हैं। NF3 गैस यूज़ होती है विच इज़ वेरी डेंजरस, मोर डेंजरस दैन द कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये कि दूसरे अभी हमने वो लॉज प्रॉपरली नहीं फाइनलाइज किए कि अगर 10 साल के अंदर अंदर सोलर पैनल्स बेकार हो जाते हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो डिस्पोज ऑफ करें तो उस वक्त हैज़र्ड होगा ना अगर हम इनको डिस्पोज ऑफ करें। तो सोलर पैनल्स के ये ड्रॉबैक हैं। विंड का है कि वो नॉइस पोल्यूशन है बेसिकली। जहाँ भी अब विंड मिल्स लगाते हैं वहाँ से वाइल्ड लाइफ दूर दूर हो जाती है, परिंदे नहीं होते, ये चीज़ें हैं, वो जो नुकसानात हैं वो अलग हैं। दूसरी बात ये कि आपका विंड कॉरिडोर इज़ वेरी स्मॉल, छोटा सा है।
तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरीज के ऊपर जो सोर्सेज और डिपेंडेंट हैं, जिस तरह विंड का है और सोलर का है, तो ये इन अ वे दे आर ऑल्सो डेंजरस और हैजर्डस फॉर द एनवायरनमेंट। हैजर्डस कह रहे हैं, डेंजरस तो इस तरह से हमें, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना कि वी डोंट वांट टू रिलीज द हैजर्डस गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस। राइट। तो ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें नहीं रिलीज होंगी वो सबसे बेस्ट एनर्जी है, और वो टॉप पे अगर देखें तो न्यूक्लियर है। तो इस वक्त COP29 में जो रिकमेंडेशंस थी, 28 में जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, वो ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएं आप। ओके, राइट। यही रिकमेंडेशन थी उनकी। और पाकिस्तान जो है, हमारी कैपेसिटी जो है टू कैपेसिटीज अभी तो कोई चेंज वेंज हो रही हैं, क्योंकि इनके ये जो IPPs बंद कर रहे हैं या वो है, इससे पहले तो हमारी 43,000 मेगावाट्स थी। राइट। तो लेकिन हमारी यूटिलाइजेशन 43 तो नहीं है, वो तो कम है। तो हम उनके खामखाई पैसे दे रहे थे, लेकिन वो जो है, जो आंसर हम नहीं दे सकते जिस चीज़ का, वो ये है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही थी जबकि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे ये इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज वही जब लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हो रही थी कि पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो इट इज़ फार मोर देन द कंजम्पशन दैट वी हैव। यस। तो फिर भी उसके बावजूद लोड शेडिंग भी होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं दे आर ऑल्सो गोइंग अप। उसमें कई फैक्टर्स हैं। मेरे ख्याल है सबसे जो टॉप का फैक्टर है ना, वो ये है कि हम जो IPPs को अभी तक मना ही दे रहे थे, वो सिर्फ ये दे रहे थे कि आपकी यूटिलाइज हो या ना हो, लेकिन हम आपको पैसा देंगे। तो वो पैसा कहीं से जाना है ना, तो वो तो आपको शो होता है बिल्स में, आप यूटिलाइज करें ना करें। और उसकी दूसरी बात ये थी कि आपका जो नेशनल ग्रिड है वो इतना कैपेबल ही नहीं था कि इतनी एनर्जी कैरी कर सके। तीसरी बात यह है कि जो आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं उसमें एक ज़माने में 23 टू लेकर 28 तक लॉसेस है, लाइन लॉसेस है। तो वो भी तो कहीं करते हैं, बिजली चोरी भी करते हैं, लाइन का सिस्टम भी सही नहीं है, अगर पुरानी लाइनें हैं, चोरी का भी सब उसमें शामिल है। तो लॉसेस वाज द ग्रेटेस्ट 26-27%। राइट। तो वो भी तो कहीं से कवर करेंगी ना गवर्नमेंट। तो वो बिल में शो हो रहा था, रिफ्लेक्ट बिल में हो रहा था। IPPs को जो पे कर रहे हैं वो भी बिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लोड शेडिंग अलग चीज़ है और बिल में रिफ्लेक्ट होना अलग चीज़ है। जब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा बहुतात से लोड शेडिंग होना शुरू हो गई था, आई थिंक 2006-07 का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या हमारे पास जो कैपेसिटी थी और जो प्रोडक्शन थी उसका नहीं, जब भी कोई फ़र्क नहीं था, कोई फ़र्क नहीं था। सो लेकिन बट हाउ कम वी एंडेड अप मेकिंग दीज एग्रीमेंट्स विद IPPs? ये एक पॉलिटिकल है, इसमें कोई टेक्निकल डिसीजन तो था नहीं। ये था कि ये ऐसे लग रहा था कि अगर उनसे पूछें कि आपने मुआहिदा क्यों किए, तो हमने सेफ्टी के लिए मुआहिदा किए कि कभी आपको ज़रूरत हो तो एनर्जी मिलती रहे, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एडिशनल एनर्जी मौजूद है। हाँ। सो जस्ट इन केस अगर आपको एनर्जी की क्योंकि ज़रूरत, आपकी एक तरफ तो इंडस्ट्री बंद होती रही, हाँ, तो एनर्जी सरप्लस में जाती रही। राइट। देखिए, एक लफ्ज़ कहा जाता है जो इकोनॉमिक्स की किताबों में बड़ा आम है कि एनर्जी प्रोडक्शन इज़ द यार्डस्टिक टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो आपके यहाँ तो इंडस्ट्री ही बंद हो रही हैं, तो आप एनर्जी प्रोड्यूस करें ना करें उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। राइट। यानी उनका ताल्लुक दूसरा है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। कि उनका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी है जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं। वो तो सिर्फ मुआहिदा ये था कि आपको चाहिए एनर्जी तो हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपको पैसे देने हैं हमें, ना भी प्रोड्यूस करते हुए। जबकि हमें चाहिए भी नहीं थी और अभी हम उनसे प्रोड्यूस भी नहीं करवा रहे हैं। अब तो बंद कर रही है, 6 प्लांट्स तो अभी बंद हुए हैं। इसी वजह से तो एनर्जी, ये जो बिजली की कीमत है डाउन जा रही है ना, इसी ये काम की है। राइट। तो मुझे यही लगता है कि एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़ायदा को एक पता नहीं किस सिनारियो में डाला हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आती। आप ये बताइए ना कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ फोसल फ्यूल यूटिलाइजेशन ये है
चीज़ें यूटिलाइजेशन ये हैं, लेकिन हम 8th वेनरेबल कंट्री काउंट होते हैं, जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें कम है। कंट्रीब्यूशन इतना कम है, हमें 0.83% है हमारा। हाँ, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो हैं बड़ी देखने की हैं, जिसकी वजह से हमें वो पैसे अभी स्पेयर करने पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस की वजह से, करने की वजह से। क्यों करें, क्यों, आप मुझे ये बताइए ना। और कई दफ़ा हम लोग उस पानी में बह जाते हैं जिससे हमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। मसलन कल ही बैठा मैं देख रहा था और मैं दिल में सोचा कि ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। आई वॉज लुकिंग के COP 21 से 22 से मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था कि हर COP पे कितना पैसा लगता है। अच्छा। तो मज़ेदार ये है कि COP 21 जब शुरू हुआ तो इट वाज 230 बिलियन रुपीस और अब 300 पे आ गया। 230 बिलियन जो है, जो प्लेजेस की बात कर रहे हैं? नहीं, प्लेजेस की नहीं बात कर रहा, खर्चा मैं बात कर रहा हूँ। जो COP मुनक्किद करने में, लोगों को बुलाने में, 230 बिलियन पाक रुपीस की बात कर रहे हैं? पाक रुपीस की बात कर रहा हूँ। US डॉलर में मिलियंस में आता है। सो एक इवेंट की कॉस्ट जो है वो 230 बिलियन पाक रुपीस, 300 मिलियन तक पहुंच गई है। इस दफ़ा जो COP 29 हुआ है 300 मिलियन डॉलर से। सो 300 मिलियन डॉलर्स में हमने एक इवेंट मुनक्किद किया है जिसके अंदर जो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, और उसके जो एक्शंस भी हैं उसके कोई नहीं, और अकाउंटेबिलिटी फिर भी नहीं है। फिर ये कि वो 12 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 15 दिन की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें एक BSc लड़का भी जाके वहाँ तकरीर कर रहा है, बोल रहा है। आप जो डिफाइंड लोग हैं, जो जानते हैं कि किसके बारे में क्या कहना है, आप उन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, 3 दिन की मीटिंग करें, बाकी को आप ऑनलाइन ले जाएं। वो जो पैसा बचे वो आप मिटिगेशन में खर्च करें ना, उसको मिटिगेशन में खर्च करें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे उससे ज़्यादा, बजाय कि 300 मिलियन डॉलर्स आपने सिर्फ मुनक्किद करने के खर्च कर दिए। और ये उसके अलावा हैं जो लोग जाके प्राइवेटली ठहरते हैं और उनका टिकट्स के खर्चे हैं, होटल के खर्चे हैं, ये इसके अलावा। अब ये सब पैसों को जमा कर लें, करें, चलें, उसमें लोग डिस्कस करते हैं चीज़ें। आप 11 दिन की बजाय 3 दिन की कर लें। जो एक्सपर्ट भी नहीं है वो भी जाके वहाँ बोल रहा है और कह रहा है कि इस तरह से करना चाहिए। और जो COP में डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर कोई COP में अकाउंटेबिलिटी भी किसी की डिसीजंस नहीं रही। बेसिकली ये हैं कि ये चीज़ की जाए, ये प्लांट्स लगाए जाएं, ये करा जाए, इस तरह मिटिगेशन की जाए, और इसके लिए इतना पैसा ज़रूरत है। और आपको पता है कुल 20% कमिटमेंट उसमें से आई है पिछले सालों में। अच्छा। तो कमिटमेंट आती नहीं है, एक्शन होता नहीं है, तो आप उतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं। वो पैसा बचा क्यों नहीं लेते? और उसमें चलें, अमीर मुल्क हैं, अमीर मुल्क तो अपना पैसा खर्च जाते हैं, उसमें पाकिस्तानी जैसे गरीब मुल्क भी शामिल हो जाते हैं। भाई वो पैसा सेव करें, आप लगाएं कहीं, मिटिगेशन में लगाएं। तो मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ COP। आपके ख्याल से इट्स अ यूजलेस एक्टिविटी? नॉट यूजलेस, you should do the activity, but you reduce it from 11 days to 15 days to 3 days. और एक्शनेबल आइटम्स हों हाँ, जिसके ऊपर बाकी ऑनलाइन लें, उसमें एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे, एक्सपर्ट डिसीजन लें, और 3 दिन के अंदर अंदर जो डिसीजन हो। बाकी अगर सुनना चाहते हैं, जो सुनने के लिए ही जाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन अटेंड करें। तो अगर जो ऑनलाइन अटेंड नहीं करते तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तफरीह के लिए जा रहे हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। और एक और भी चीज़ हो सकती है ना कि जिस तरह पिछले दिनों बिलाल साहब से मेरी बात हो रही थी जो CEO NDRMF के हैं, कि अभी ख़ास तौर पर पिछले 2 जो COPs इवेंट्स हुए हैं वो हुए भी अज़रबैजान और UAE में है। फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्टर्स भी ये तो बड़ा ही मज़ेदार है। UAE ऑयल प्रोडक्शन है सारा, और अज़रबैजान सारा फॉसिल पे डिपेंड कर रहा है। वो कंपनीज कैसे करेंगे कि हाँ आप नहीं ऑयल ना सेल करें और ऑयल नुकसानदेह है? अज़रबैजान कैसे कहेगा कि कोल नुकसानदेह है और आप उन कंट्रीज़ में जाके कर रहे हैं? और बल्कि वही बिलाल साहब बोल रहे थे कि बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल के हवाले से एज सच कोई डिसीजंस में भी कोई बात नहीं हुई इन COP 29। हाँ, नहीं, COP 28 में जैसे कोई बात नहीं हुई, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई। और न्यूक्लियर एनर्जी को टॉप पे लिया हमने कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द ओनली सोल्यूशन। राइट। तो न्यूक्लियर एनर्जी ऑन द ओनली सोल्यूशन कहने के बाद
तो मेरा ख्याल है कि देखिए 15 या 16 दिन जो लोग जाते हैं वहाँ रहते हैं, मुश्किल से जो NGOs की तरफ से और दूसरे लोग जाते हैं, प्राइवेटली जाते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, उनको वहाँ मुश्किल से 10 मिनट मिलते हैं बोलने को, और वो बहुत जूनियर लोग हैं, उनका कोई ऐसी स्टडीज़ भी नहीं होती, कोई ऐसा वो चीज़ भी नहीं होती कि जिस पे वो कह दें कि ये डिसीजन है, ये सब कुछ है। तो आप काम का ही कर रहे हैं ना, पैसे ज़ाहिर, राइट। तो आप डिसीजंस लें, 3 दिन की मीटिंग करें, डिसीजंस लें, कन्वे करें, जो सुनना चाहता है एक्सपर्ट्स को वो ऑनलाइन सुनता रहे, वो पैसे जो बचें आप वहाँ एक फ़ंड कायम कर दें कि ये पैसा, इतना पैसा हम खर्च कर रहे थे, इतना हम लाएं, ये हम इस फंडिंग में देते हैं। उस फंडिंग में देने के लिए पैसे नहीं हैं। राइट। वहाँ जो आपने जितने भी डिसीजन लिए हैं, वहाँ जो कमिटमेंट्स की हैं, वो आप किसी ने पूरी नहीं की हैं। आपके COP28 की जो भी आपने की थी वो कमिटमेंट्स अभी पूरी नहीं हुई हैं। और हर गुजरते साल के बाद हमारा एजेंडा भी चेंज हो जाता है। हाँ। मतलब जो पिछले COP इवेंट्स में जो डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर भी डू वी लाइक हैव दिस कॉन्वर्सेशंस कि जो हमने पहले डिसाइड किया है, वेयर आर वी ऑन दैट, शैल वी नहीं, कभी जस्ट नहीं। हम कंटिन्यू? क्योंकि जो उसका न्यूक्लियर एनर्जी का था, उसका ये था कि 2030 तक आपके यहाँ 60 से अबव मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग जाने चाहिए। राइट। तो वो तो कुल 5 या 8 इन बिल्डिंग स्टेट हैं। तो हर साल एजेंडा चेंज हो जाता है और हम पिछली जो बात है उसको भूल जाते हैं, हम नई तरफ लग जाते हैं। बस क्या कहना चाहें। अब यही तो कह रहा हूँ कि वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने जो ख्यालात का इजहार किया, मुश्किल से कुछ लोग नहीं इसको मानेंगे, लेकिन अगर गौर से बैठ के सोचें तो कई दफ़ा कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम राइट अवे कबूल करने को तैयार नहीं होते, लेकिन उसको दिल पे पत्थर रख के कबूल करना होता है कि हाँ ये बात सही है। सबसे कमज़ोर पार्ट ये है कि जो हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो चाहे न्यूज़ मीडिया हो चाहे दूसरा कौन सा आप कहते हैं वो मीडिया हो, सब कमज़ोर हैं टू कन्वे द मैसेज टू द जनरल पब्लिक। और उस पर हम डिस्कस, अब साइंटिफिक फील्ड में जाके हम डिस्कस नहीं करते, हम कन्वे नहीं करते। इसी वजह से जब अब मैंने जो ज्वाइन किया है OIC कॉम्स्टेक को, तो बेसिकली वहाँ मैंने यही साइट शुरू की है, विच इज़ साइंस कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी। साइंस कम्युनिकेशन एक्चुअली सिखाती है आपको कि साइंस आपको क्या बेनिफिट दे रही है और उस बेनिफिट्स को कैसे उठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मसलन यही बात आपके अखबारी नुमाइंदों को अपने मैसेज में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी चीज़ों में बताना चाहिए लोगों को। मसलन जैसे कि आपने एक सवाल किया और दूसरे लोग भी वही सवाल करते हैं। लोगों का यह सवाल होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ख़तरनाक है और बहुत डेंजरस है। आपको मैं बताऊं, जितने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लॉज न्यूक्लियर एनर्जी के हैं, उतनी किसी और टेक्नोलॉजी में नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर उसको कंट्रोल करा जाए तो कंट्रोल में वो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। जो इसमें हमें मटेरियल चाहिए वो यूरेनियम चाहिए होता है, इसको यूरेनियम 235। और यूरेनियम जो है ये क्या पाकिस्तान में इजीली? देखिए हमारे जो पावर प्लांट्स चल रहे हैं उनका तो क्योंकि हमने वो चाइना से लिए हुए हैं, उनका तो हमें मुआहदा हुआ है। उनका तो जो फ्यूल रॉड्स हैं हमें चाइना से आती हैं, जो उनसे लिए हुए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बट ये यूरेनियम पाकिस्तान के अंदर लोकली अवेलेबल हैं, लेकिन हम अभी यूज़ नहीं कर रहे सिवाय अपने कुछ पावर प्लांट्स पे जो हमें चाहिए होती। बट अगर हम इसको ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहें, जिस तरह से वो टारगेट था 50-60 पावर प्लांट्स का, तो क्या हमारे पास रॉ मटेरियल इतना मौजूद है? देखिए रॉ मटेरियल तो ये है कि अब तो IEA ने भी ऐसा किया हुआ है और कोविड-19 के दरमियान ये बातचीत भी हुई थी कि यूरेनियम बैंक होना चाहिए ताकि एनर्जी रुके ना सप्लाईज। तो यूरेनियम बैंक्स भी हैं जिनसे आप यूरेनियम ले सकते हैं, और बहुत से मुल्क हैं जो यूरेनियम, आपके पास भी डिपॉजिट हैं, आप अपने डिपॉजिट भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे नज़र आने वाली। तो क्या पाकिस्तान में हमारे पास डू वी हैव इनफ डिपॉजिट्स कि इसको हम एक्सपैंड कर इसमें सकें? डिपॉजिट्स का सवाल नहीं होता, डिपॉजिट तो हैं, कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो आपके अच्छा। पास नहीं है, टू बिल्ड द पावर प्लांट्स। राइट। और ज़्यादातर आपके यहाँ जो सॉफ्ट लोन्स पे चाइना ने लगाए हुए हैं सबके सब। ओके। तो आइंदा आप ये भी सोचें, ये मुआहिदा करें कि BTO बेसिस में, यानी बाय रन एंड ट्रांसफ़र करें, या उनको, यानी जैसे 5 साल आपने मुआहिदा किया, किसी ने लगा दिए, 5 साल में उसने, चाइना ने जो कुछ कमाना था, जो कुछ लगाया था वो कमा लिया, उसके बाद वो आपके हवाले कर जाएं और वो प्लांट्स आप रन करें। राइट। और जो जितने भी प्लांट्स अभी तक मुआहिदा हुआ है वो आपका उनके फ्यूल के साथ हुआ। फ्यूल के साथ हुआ। हाँ, लेकिन आपने ये भी कर दिखाया, कैनव वाला प्लांट जो था आपका, जिसमें फ्यूल आपका बंद हो गया था, कनाडा से आ रहा था, तो आपने खुद फ्यूल बनाया अपना खुद और चला वो। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगेन जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है वो यूरेनियम प्राइमरी, वो है हमारे पास। वो है हमारे पास। राइट। तो अगर हम हमारे वी हैव इनफ फाइनेंसेस कि हम मज़ीद पावर प्लांट्स लगा सकें तो उसको हम सस्टेनेबली चला सकते हैं। लेकिन अभी हमें कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो हमें जितने पावर प्लांट्स लगा रहे हैं वो चाइना से मिल के लगा रहे हैं। राइट। राइट। चाइनीज़ पावर प्लांट्स हैं। और जो हमारा ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का इकोसिस्टम है, इसमें डू यू सी कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स करने की गुंजाइश इसमें मौजूद है? नहीं, एक तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है ना, मैंने कहा। अच्छा। इतना पैसा नहीं लगा सकता प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट, ये तो कंट्रीज़ ही लगा सकती हैं। इसमें हम एक चीज़ में बहुत लकी हैं, मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, और वेरी बेस्ट मैन पावर अवेलेबल है, जो दुनिया में कई डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पावर प्लांट लगाना चाहते हैं उसमें अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि हमारी जो मैन पावर है वो बहुत अच्छी है और ट्रेंड है और कर सकती है। राइट। उसमें हमें दिक्कत नहीं है, जिसमें अक्सर कंट्रीज़ को दिक्कत होती है। और जिस तरह अब चूँकि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो भी दैट्स ऑन द राइज एज वेल। तो देखिए, ये जो मौजू है ना, ये बड़ा मज़ेदार है जो आप छेड़ रहे हैं। जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मेरा ख्याल है 4-5 साल में इस दुनिया की शक्ल चेंज कर देंगे। अच्छा। मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि अगर आप एक ही देख लें AI, तो वो इस वक्त सारी चीज़ों पे इस तरह से बदलता जा रहा है सारी चीज़ें कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। राइट। और इस तरह से आप आसानी से कब्जे में आते जा रहे हैं। और AI में जब जिस वक्त सेल्फ लर्निंग सिस्टम डेवलप हो गया, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त किससे आदमी को घबराना चाहिए। तो न्यू टेक्नोलॉजीज तो बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें 3D लेज़र प्रिंटिंग है, इट्स अ वेरी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज़। और सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ हो रही है, आप AI टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल आप उस पर जा रहे हैं, और उसमें साइबर टेक्नोलॉजी विल आपका कबाड़ा कर सकती है किसी वक्त भी। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो नई 4-5 साल में मेरा ख्याल है थिंग्स विल चेंज अ लॉट। राइट। और इन पर्टिकुलरली जो एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है एक जो फॉसिल फ्यूल की बहुत ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके थ्रू भी होती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी एक फैक्टर है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमने काउंट नहीं किया। मसलन एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द थिंग्स, जो एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज को और जो है एमिशंस उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मसलन आपका ये रेफ्रिजरेशन, ये चीज़ें जो अकाउंटेड फॉर नहीं हैं, इसीलिए हम सही फिगर नहीं दे सकते कई दफ़ा कि हम उसको अकाउंट नहीं कर रहे हैं। जो गैसेस हम NF जो गैसेस HF3 वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने ACs वगैरह में, हम उनको कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में कोई सिस्टम नहीं है इरिगेशन का, एक तरफ से पानी खोलते हैं, पानी भरा रहता है, चला जाता है वहाँ, वो पोल्यूशन पैदा करता है, ह्यूमिडिटी पैदा करता है, क्लाइमेट को चेंज करता है, लेकिन हम लगे हुए। तो एग्रीकल्चर हम फिजिबल मेथड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा कि हम स्मार्ट
एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जा रहे, वो हमें करना पड़ेगा, तब हम कंट्रोल करेंगे चीज़ों। सी इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स और सबकी कम्बिनेशन है जो क्लाइमेट चेंज में है। तो अगर बेसिक अगर देखें जो मैंने पहले जिक्र किया, इट इज़ जस्ट द अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अवेयरनेस एंड एजुकेशन और साइंस कम्युनिकेशन, जो जैसे कह लें मेरा सब्जेक्ट है, मैं बार बार वो लफ्ज़ कहता हूँ, वो करके हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। Because that helps the decision makers to also make informed decisions. Yes. Right. And also like general masses, maybe if there is more awareness, so that actually solves a lot of problems. जी, मसलन ये कि ऐसी मशीनरी यूज़ करें जिससे आपका कम से कम, देखें एक बहुत बड़ी मज़ेदार है जिसको आपने कभी काउंट नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। आप कह रहे हैं पोल्यूशन, ट्रैक्टर टाइम। एक मिसाल देता हूँ, अगर लैंड लेवल नहीं है तो ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप लैंड लेवल का, और ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो डीजल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल आप इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स, दे आर सो रिलेटेड टू ईच अदर। जिसमें जो बंदा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है उन चीज़ों की, उसको अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो दे विल एंड अप। हाँ, हम अगर गवर्नमेंट चाहती है तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जगह जगह अपने डिपो खोल दे कि जी आप यहाँ से लेज़र लैंड लेवलर हमसे ले लें और लगाएं। एटॉमिक एनर्जी ने एक दफ़ा किया है ये, लेज़र लैंड लेवलर डेवलप किए थे। अच्छा। और हमने किसानों को बांटे भी हैं, दिए भी हैं, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की लैब्स भी बना के दी हैं, सब कुछ करा है कि यहाँ ले आएँ, लेकिन वो इस तरह से हमारे किसान उसको कबूल नहीं कर पाए। अगर वो कबूल करें, देखें लैंड लेवलर, आप लैंड लेवलर बज़ाहिर सुन रहे हैं ना, उससे यह है कि जब आपकी ज़मीन लेबल्ड होगी, ट्रैक्टर टाइम कम होगा, पानी कम चाहिएगा आपको ज़्यादा फसल के लिए, तो आप 2-3 चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं एक लेज़र लैंड लेवलर्स यूज़ करके। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू करें जिससे हम दूसरी चीज़ें, फॉसिल फ्यूल्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो जाएगा, चीज़ें कम हो जाएंगी। इस तरह से आप पोल्यूशन इस तरह से कम कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक खुद एक चीज़ नहीं है, बल्कि वो बहुत चीज़ें, like interconnected to almost everything that we do. मसलन हम कोल पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, हमने कोल पावर प्लांट्स के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर्स लगाने चाहिए। Right. और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर्स जहाँ लगाएं हम, उसके साथ हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री लगा लें, कोक इंडस्ट्री लगा लें, दूसरी इंडस्ट्री यानी जो बाय प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। राइट। या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके यू कैन टेक इट टू द डिफरेंट इंडस्ट्री। आप कोई ऐसा काम करें ना, देखिए हर चीज़ के लिए आपको साइंस की ज़रूरत है। साइंस इज़ द मदर नाउ दीज डेज, बिकॉज हमने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस सो मैनी मेथड्स, बट ये आपको कन्वे करना है, पैसे लगाने हैं और समझाना है कि ये चीज़ कर सकते हैं। जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I really enjoyed the conversation and learned a lot, especially जो कैंसर के हवाले से आपने बातें बताई, like I wasn't aware of a lot of information on that end too, and I hope that you join us soon again to talk about some other. मैंने तो मेरा कंक्लूडिंग ये है कि मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं की, जो चीज़ें सामने आती गई, जो मेरे दिमाग में थी और जो आप पूछते गए, तो उसी लिहाज से कि हमारे मुल्क को किस जगह फ़ायदा हो सकता है। मेरे बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि मैंने तकरीबन काफ़ी फील्ड्स में काम किया है और एटॉमिक एनर्जी में डायरेक्टर बायो साइंसेस रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर, मेडिकल सेंटर्स वहाँ देखता रहा हूँ। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, फिर इस तरह से मैं प्रोजेक्ट्स को देखता रहा हूँ, चीज़ें देखता रहा हूँ। अब मैं साइंस कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी में बात कर रहा हूँ। डिप्लोमेसी भी एक तरह से मैं करता रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल नथिया गली समर कॉलेज जो सलाम साहब के हैं वो मैंने किए। सर्न के साथ जो ताल्लुकात थे उनको समर कॉलेज के ज़रिए से आगे बढ़ाया। तो डिप्लोमेसी भी अपना एक पार्ट प्ले करती है। साइंटिफिक डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, तो साइंस can be a very good way of combining the finding of the scientist to achieve results. Thank you so much. Thank you so much.